नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए मतदान जारी। मतदान केंद्रों में लंबी कतारें, कई नेताओं और उम्मीदवारों ने डाला वोट। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, शांतिपूर्ण मतदान के लिए 55,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान आज। गुलाम नबी आजाद, मीर मोहम्मद फयाज समेत 7 उम्मीदवार मैदान में। बिहार में जीतन राम मांझी पर फैसला आज। जेडीयू विधायक दल की पटना में बैठक, मुख्यमंत्री ने की नीतीश समर्थक 2 मंत्रियों को हटाने की सिफारिश। म्यूनिख सम्मेलन में भी छाया यूक्रेन संकट का मुद्दा। मॉस्को में यूरोपीय देशों और रूस के बीच बातचीत बेनतीजा। और शुरुआत जाहिर तौर पर आज होगी। दिल्ली विधानसभा के लिए आज वोटिंग हो रही है। इससे जुड़ी खबरों के साथ 70 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। पूरी दिल्ली में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने निर्माण भवन मतदान केंद्र में वोट डाला। राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवार अपना अपना वोट डालने सुबह सुबह ही पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली के 1,33,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग ने 12,177 मतदान केंद्र बनाए हैं। 695 पोलिंग बूथ को संवेदनशील और 191 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। तो आज के मतदान के जरिए दिल्ली के 1,33,00,000 से ज्यादा मतदाता 673 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला कर देंगे। इनमें 63 महिला प्रत्याशी हैं। 70 विधानसभा सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जिन विधानसभा सीटों पर आज सबकी निगाहें लगी हुई हैं, उनमें कृष्णानगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से सियासी समर में हैं। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस की किरण वालिया और बीजेपी की नुपुर शर्मा से है। वहीं सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से अजय माकन चुनाव मैदान में हैं। एक वोट से 2 लीडर्स, जो हमारे विकास वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सारी लीडरशिप जानते हैं, सारी क्षमता रखते हैं। चुनाव आयोग ने आज के मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, स्टेट आर्म्ड पुलिस को भी तैनात किया गया है। आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 70 सामान्य पर्यवेक्षक, 18 व्यय पर्यवेक्षक, 3 पुलिस पर्यवेक्षक और 1,311 माइक्रो पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। दिल्ली के राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण कुमार ने भी मतदान देने के बाद लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। सबों से यही अनुरोध है, आप आइए, कतार में खड़े होइए, अपने मोबाइल और कैमरे घर पे छोड़ के आइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे उसकी इजाज़त नहीं होगी। और खुले दिल से और बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी प्रलोभन के आकर के अपने मतदान का जल्द उपयोग करें। और हमारे संवाददाता भी अलग अलग मतदान केंद्रों पर मौजूद है। इस समय अनु दीवान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो नई दिल्ली इलाके में है, और साथ ही हमारे साथ नवीन शुरान जुड़े हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं। अनु, आपके पास सीधे आते हैं। जिस जगह आप हैं, जाहिर तौर पर नई दिल्ली सीट दिल्ली के मुख्यमंत्री का फैसला करती रही है। हालांकि इस बार किरण बेदी दूसरी जगह से चुनाव लड़ रही हैं। किस तरह का मुकाबला और सुबह सुबह किस तरह का उत्साह देख रही हैं आप?
जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से नई दिल्ली सीट हमेशा से ही मुख्यमंत्री देने का दावा करती आई है, इस बार भी ये मुकाबला इसी तरह देखा जा रहा है। लेकिन किरण बेदी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार कृष्णा नगर से लड़ रही हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ का पहले नज़ारा दिखाना चाहूंगी। सुबह से 8 बजे से ही यहाँ पे लोग जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग करने आ रहे हैं। मैं आपको एक नज़र वहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे सुरक्षा के आप देखें किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे लोग जो है धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। उम्मीद से ज्यादा लोग आ रहे हैं। प्रीति, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उम्मीद से ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि सुबह ठंड में उम्मीद नहीं होती कि लोग सुबह 8 बजे आएंगे और यहाँ पे वोट करेंगे, लेकिन काफी लोग यहाँ पे सुबह से आ रहे हैं। और अभी भी उम्मीद है अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पे 10 बजे आएंगे, वोट करेंगे। और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार भी वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा इजाफा होगा। और जिस तरह से नई दिल्ली सीट जो है वो हमेशा से ही मानी जाती है मुख्यमंत्री देने के लिए, इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किरण वालिया है और तो बीजेपी से नुपुर शर्मा है। किरण वालिया हालांकि अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर शीला दीक्षित की जगह पे यहाँ आई है, तो नुपुर शर्मा पहली बार बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। चुनौती तो वाकई में ही कड़ी है, लेकिन इस तरह पिछली बार जिस तरह अरविंद ने 25,000 वोटों से शीला दीक्षित को हराया था, तो इस बार भी अरविंद के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस बार अगर वो जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतते हैं, तो बाकी के खाते में कितने वोट आते हैं। जी, तो अंतर पर जीत हार के जरूर नजर आएगी। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि धीरे धीरे अब यहाँ मतदाता भी रुक कर रहे हैं। एक और बात है, इस बार चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि तमाम सीटों पर स्लिप देने की शुरुआत की जाए। क्या ये इलाका भी उसके अंडर आता है, ताकि श्योरिटी हो मतदाता को कि उसने किसको वोट दिया है? बिल्कुल प्रीति, 2 ऐसी विधानसभा है, नई दिल्ली और दिल्ली कैंट विधानसभा, जहां पे चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं कि जैसे ही मतदाता अपना वोट डालेगा तो उसमें से एक स्लिप निकलती है। स्लिप में आ जाता है कि उसने किसको वोट डाला, उसका वोट सही जगह पे पड़ा है कि नहीं। वो स्लिप उसको मिलती नहीं है, लेकिन वो देख सकता है उस स्लिप में कि उसका वोट सही जगह पड़ा है कि नहीं। इसी तरह नई दिल्ली और दिल्ली कैंट सिर्फ ये 2 विधानसभा है इस बार जिनमें इस तरह से ईवीएम मशीन काम कर रही है। तो एक तरफ से ये है कि श्योरिटी है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे अरविंद ने कुछ दिन पहले भी चुनाव आयोग को कंप्लेंट की थी, हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन ये खास इंतजाम एक एग्जाम्पल है आगे के लिए कि आने वाले टाइम में दिल्ली की 70 विधानसभा में इस तरह से ये एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है। जी, रवींद्र सिंह शोरान हमारे साथ जुड़े हुए, उनका हम रुख करेंगे। राजौरी गार्डन इलाके में वो मौजूद हैं। रवींद्र, आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहाँ किस तरह का उत्साह देख रहे हैं, किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं? अजय माकन कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनकी भी वोटिंग होनी है, उन्हें भी वोट डालना है। किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है सुबह सुबह? जी रवींद्र, आवाज आ रही है आप तक? देखिए, माकन जो है उनका रिहाइश है घर यहाँ पे रजौरी गार्डन में। एक बार वो पहले जी यार, जी रवींद्र, थोड़ा आपकी आवाज हम तक डिले आ रही है। जी जारी रखें अपनी बात। कट गया क्या? जी प्रीति, तो ये यहाँ से इस बार मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि विधायक हैं और वो शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं रजौरी गार्डन से। मैं आपको बता दूं, ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वोट डालने के लिए जो बूथ बनाया गया है, ये विशेष इंतजामात यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। ये जो जगह मैं आपको बताऊँ, ये जो स्लोप बनाया गया है, ये स्लोप पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं था, लेकिन पिछली बार एक जो है महिला मतदाता आई थी जिन्होंने व्हील चेयर बाउंड थी वो, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं यहाँ वोट डाल वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए कुछ चुनाव आयोग ने प्रबंध नहीं किए हैं। उसके बाद एक इलेक्शन पिटीशन डाली गई। इलेक्शन पिटीशन के नतीजे के बाद अब जो उन लोगों के इस तरीके वोट डाल। इसके अलावा सुरक्षा जो है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जैसा कि आपने बताया, पूरी दिल्ली में ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अब अपना वोट डाल चुके हैं।
कि अभी बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ पे लोगों को बीच देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि शायद सवेरे है और अर्ली मॉर्निंग है, इसलिए लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल के वोट डाल लेंगे। लेकिन कुछ लोग फिर भी सवेरे 8 बजे ही आ गए हैं। बात करते हैं। सब आपने वोट डाल दिया है? हाँ जी, वोट डाल दिए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सब सुविधाएं यहाँ ठीक है? किसी को तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे पुलिस का आपकी इंतजाम किया गया है, जो पिछले सालों में देखने में नहीं मिलता। अच्छा, आप तो सीनियर सिटीजन है और सबसे पहले ही आ गए, लेकिन बाकी लोग अभी नहीं आ रहे हैं। हालांकि आना चाहिए सबको। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है रजौरी गार्डन की जहाँ पे लोग स्लो धीरे धीरे निकलते हैं। धीरे धीरे निकलते हैं, लेकिन आप तो सबसे पहले ही आ गए सब। बिल्कुल, मैं तो सुबह 6 बजे से निकला हुआ हूँ कि हमारी जो टेबल्स वगैरह लगनी थी उसके लिए सारा वॉच आउट करना था और कुछ पानी की बॉटल्स वगैरह डिलीवर करनी थी। और बाकी है कि अभी लोग धीरे धीरे, अभी छुट्टी का दिन है आज, तो लोग अभी निकलेंगे। जी प्रति, अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो लोग पहले आ गए हैं वोट डालने के लिए। युवा मतदाता जो है अभी आने वाले हैं, अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कोशिश की है लोगों तक पहुंचने की और एडवर्टाइजमेंट किया है लोगों को बुलाने के लिए, लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं नुक्कड़ सभाओं से लेके और टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। शायद उस तरीके से लगता है कि इस बार, और 2-3 सर्वेज भी हम लोगों ने देखे हैं एसोचैम से लेके, जिन लोगों ने कहा है कि 70 से 72% तक मतदान होने की इस बार संभावना है, जो कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा रहेगा। जी, 66% मतदान पिछली बार हुआ। इस बार चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकले। जैसा रविंद्र सिंह शोरान हमें बता रहे हैं, यहाँ वोटिंग अजय माकन को भी करनी है। फिलहाल उन्होंने वोटिंग नहीं की है और ये सीट शिरोमणि अकाली दल के लिए जरूर प्रतिष्ठा का सवाल है। और यहाँ सीनियर सिटीजन निकल कर आए हैं। सुबह जाहिर तौर पर भीड़ से बचना चाहते होंगे, इसीलिए मतदान केंद्रों का रुख किया है। हमारे साथ कृति मिश्रा, हमारी संवाददाता निर्माण भवन से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका हम रुख करेंगे। कृति, हमने देखा उपराष्ट्रपति अंसारी साहब सुबह सुबह आए, उन्होंने अपनी वोट डाला है। और इस जगह की अगर हम बात करें, तमाम वीआईपीज हमेशा हमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते जरूर दिखाई देते हैं। जी प्रीति, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ है। यहाँ पर सुबह भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आए, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही उम्मीद है यहाँ पर कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, बीजेपी के बड़े नेता वरुण गांधी, रामलाल तो पहले ही अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर चुके हैं और साथ ही प्रभात झा भी आएंगे जो अपना वोट यहीं पर डालेंगे। तो यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम काफ़ी चाक चौबंद है। जी प्रीति, बाकी देश में बात की जाए तो हमेशा चुनाव आयोग के लिए कंसर्न ये भी रहा है कि जो हाई क्लास लोग हैं वो घरों से कम निकलते हैं वोटिंग के लिए, और जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है वो लोग ही वोटिंग पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन खासकर इस इलाके में बात करें तो यहाँ अलग तरह की मिसाल देखने को मिलती है हमें। जी प्रीति, देखिए, अगर हम दिल्ली शहर की बात करें, दिल्ली तो दिल्ली में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। दिल्ली शहर एक चुनाव और राजनीतिक एक सोच रखता है अपनी, तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरली सारे यहाँ के वोटर्स जो हैं कॉन्शियस हैं और यहाँ पर हाई प्रोफाइल जो इलाका है यहाँ पे भी सारे वीआईपीज निकलकर वोट करते हैं। और खासकर अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो एक पूरी मुहिम छेड़ी है उन्होंने वोटर्स को इंस्पायर करने की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यहाँ पर सुबह ही निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर सुबह ही इलेक्शन कमिश्नर नसीम जेरी जी आए थे। उन्होंने भी वोटरों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर घर से बाहर निकलें और अपना वोट डालें। जी प्रीति। जी, आप बने रहिए हमारे साथ कृति। तो 70 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से लगातार मतदान जारी है। तमाम बड़े लोग हैं जो निकले हैं। किरण बेदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी अपना वोट डाला है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार दिख रहा है। कांटे की टक्कर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मानी जा रही है। प्रणव गोस्वामी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो उदय पार्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव, आप कैसा माहौल देख रहे हैं वोटिंग को लेकर आज? और किरण बेदी ने अपने वोट डाल दिया सुबह सुबह निकल के। जी, किरण बेदी यहाँ पर आई और वो अपनी चिर परिचित अंदाज में थी। उन्होंने यहाँ पर बहुत जोश जाहिर किया, अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थी और मीडिया का इतना बड़ा हुजूम था कि आखिरकार उन्हें अपनी उस कार में जिसमें वो बैठकर आई थी उसकी छत पर चढ़ना पड़ा। और ये इससे एक तरह से उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो चाहे मैच्योर वोटर्स हो या युवा मतदाता है, सबके साथ वो एक तरह से अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। उस तरह का मैसेज वो देना चाह रही थी।
थी। सुबह के वक्त में हालांकि लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये नीति बाग का इलाका है, बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्स्टिट्यूएंसी इस लिहाज से भी कि यहाँ पर ये पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये पोलिंग स्टेशन, वो यहाँ से मैदान में है। बीजेपी की तरफ से नंदिनी शर्मा है और सोमनाथ भारती हैं जो आम आदमी पार्टी के 49 दिन की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपके जहन में क्या है, किस तरह के इश्यूज हैं? एक साल के अंदर ही एक बार फिर से इलेक्शन की नौबत आई है दिल्ली में, क्या मुद्दे हैं आपके? आप बताइए। See, basically, one of the basic problem in Delhi is regarding infrastructure or regarding this the roads, metros, then the housing, then we also have education. तो बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम आती है, फिर कॉलेज में आते हैं तो एडमिशन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो दीज आर द इश्यूज विच नीड टू बी रिजॉल्व। सड़कों पे गाड़ियाँ चलने में प्रॉब्लम आती है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, स्पेस की प्रॉब्लम है। आपने देखा कि लोकल मुद्दे जो हैं वो लोगों के दिमाग में है, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो लोगों के दिमाग में है। यहाँ पर आम जो वोटर्स हैं वो न तो अरविंद केजरीवाल न नरेंद्र मोदी के जो चेहरे, उनकी बजाय जो उनकी जो रोजमर्रा की जो जरूरत है उन मुद्दों को जहन में लेकर वोट डालने आ रहे हैं। अभी उतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ज्यादा मतदाता अपने घरों से निकलेंगे, क्योंकि इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि 70% से ज्यादा दिल्ली में मतदान होगा। लेकिन क्योंकि ये इलाका उस तरह का इलाका है कि यहाँ पर लोग देर से अपने घर से निकल रहे हैं, थोड़ा पॉश इलाका है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वक्त के साथ साथ जो यह टर्नआउट है वो और ज़्यादा दिखाई देगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रणव, इस समय आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में है। आइए देखते हैं आज उन्होंने क्या कहा है। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रही हूँ और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह भी रही हूँ, सो इससे पहले भी आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं पूरा, मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगी। और तमाम संवाददाताओं को हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। अनु दीवान, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। कृति मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र शोरान, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और प्रणव गोस्वामी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आज की वोटिंग को लेकर। और आइए अब कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान का सिलसिला शाम 4 बजे तक चलेगा और आज ही 4 सीटों के नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। सुबह से राज्यसभा की इन सीटों पर पीडीपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने भी साझा उम्मीदवार उतारे हैं। आज के मतदान के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, पीडीपी के मीर मोहम्मद फयाज, बीजेपी के शमशेर सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किशलू की सियासी तकदीर का फैसला होना है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों पर 21 जनवरी को अधिसूचना जारी हुई थी। और तमाम और अहम खबरें जारी हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। बिहार की राजनीति के लिए आज तनाव का दिन है। बगावत पर उतारू बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से अपने 2 मंत्रियों पीके शाही और लल्लन सिंह को हटाने की सिफारिश कर दी है। तो जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश ना मानी जाए। जनता दल यूनाइटेड अब साफ तौर पर 2 भागों में बंट गया है। एक और नीतीश कुमार के समर्थक हैं जो आज के विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री के समर्थक हैं जिन्होंने आज की बैठक को अवैध करार दिया है। जीतन राम मांझी ने अपनी ओर से 20 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। मांझी ने कहा कि अब लड़ाई आर पार की होगी और ये सब एक आदमी है, एक तरह के आदमी है। इस तरह के आदमी नहीं चाहता है कि बिहार के एक दलित का बेटा रहे, बिहार का सेवा करे। आज ठीक है इन्होंने कहा। इससे पहले मांझी ने नीतीश के करीबी माने जाने वाले 2 मंत्रियों पीके शाही और लल्लन सिंह को हटाने की सिफारिश कर दी, जिससे माहौल गर्मा गया और कई जगह दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच जमकर लात घुसे चले। इस हाथापाई में कई घायल भी हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के हर एक निर्णय में मैं उनके साथ, क्योंकि अधिकांश मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में वो उनके सहयोगी भी हैं। जेडीयू के अंतरकलह पर बीजेपी भी नजर रखे हुए है। बीजेपी मांझी के प्रति नरम रुख दिखाकर नए संकेत दे रही है। उन्होंने सरकार छोड़ करके
एक दलित को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सत्ता से बाहर रहने की आदी नहीं है, ऐसे कुछ जनता दल यू के नेता हैं। इस अमर्यादित व्यवहार के लिए बिहार की जनता कम से कम जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को तो कभी माफ नहीं करेगी। पार्टी नेता केसी त्यागी ने आरोप लगाया कि मांझी जो कर रहे हैं इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है। तनाव बढ़ने के बावजूद पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने आज होने वाली बैठक टालने से इनकार कर दिया। जेडीयू आज नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर मुहर लगा सकता है। पार्टी नेताओं का मानना है कि राज्य में बहुमत नीतीश के लिए मिला था, न कि मांझी के लिए। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आने वाला समय भारी उठापटक का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की पहली बैठक में अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों से आने वाले आम बजट पर भी सुझाव मांगे। एनडीए सरकार ने 1 जनवरी को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति आयोग के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग की पहली बैठक में विशेषज्ञों से कई मुद्दों पर सुझाव मांगा। बैठक में निवेश बढ़ाने और ढांचागत परियोजनाओं को गति देने पर भी चर्चा हुई। सुझावों और चर्चा का जो मूल उद्देश्य था कि देश के अंदर निवेश कैसे बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था का विस्तार कैसे हो सकता है, देश की जो विकास दर है कैसे बढ़ सकती है। बैठक में घरेलू बचत बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी अर्थशास्त्रियों से सुझाव मांगे गए। साथ ही सरकार की बड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने पर भी चर्चा हुई। गरीबी उन्मूलन के संबंध में क्या हो सकता है और पॉवर्टी लेवल्स कैसे नीचे लाए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के बारे में कई सुझाव आए। वित्त मंत्री अरुण जेटली 28 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। इससे पहले 8 फरवरी को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की भी बैठक होनी है, जिसमें बतौर सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के शामिल होने की संभावना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। स्वाइन फ्लू देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में अपने पैर पसार चुका है। स्वाइन फ्लू से राजस्थान में अब तक सबसे ज्यादा 73 जबकि गुजरात में 62 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में भी स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 62 नए मामले सामने आए। 2 दिन में ही 120 मामलों की पुष्टि हुई है। जनवरी से लेकर अब तक 768 मामले सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी बरकरार रहने तक स्वाइन फ्लू का प्रकोप बरकरार रहेगा। वायरल और जुकाम से पीड़ित लोग भी स्वाइन फ्लू के डर से अस्पताल पहुंच रहे हैं। कानपुर में शुक्रवार को 6 नए मामले सामने आए। करनाल में 12वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का समापन हो गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छोटे किसानों के हित में नीति बनाने की वकालत की। उन्होंने माना कि हरियाणा में छोटे जोत लगातार बढ़ रहे हैं और कई मामलों में हालात चिंताजनक हैं। 3 दिनों तक चले सम्मेलन में देश दुनिया के कई कृषि वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान वैज्ञानिकों ने भारत में कृषि सुधार और खाद्य सुरक्षा पर कई अहम सुझाव भी दिए। इंडस्ट्री का दबाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव, जिसके कारण से जमीन इन विकास कार्यों में जा रही है और फिर परिवार बढ़ते हैं, संख्या आबादी की बढ़ रही है, तो किसान उस नाते से भी जमीन का विभाजन होते होते बहुत ही इस स्थिति में है कि किसानों की जोत बहुत छोटी हो गई है। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर डालते हैं। यूक्रेन संकट का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को फ्रांस, जर्मनी और रूस के नेताओं की लंबी चली बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांक ओलांद और व्लादिमीर पुतिन बातचीत को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए हैं। दूसरी तरफ म्यूनिख में शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिवसीय सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन संकट का मुद्दा छाया रहा। नाटो के महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग ने जर्मनी और फ्रांस के शांति प्रयासों की तारीफ की और दोनों देशों के यूक्रेन संकट पर पेश किए गए मसौदे को अहम बताया है। यमन में हूती विद्रोहियों ने संसद भंग करके सत्ता अपने हाथ में लेने की घोषणा की है। इसका कई इलाकों में विरोध भी शुरू हो गया है। वहीं अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने हालात पर चिंता जताई है। यमन में कई महीनों से चल रहे सत्ता संघर्ष चल रहा है और हूती विद्रोहियों ने सितंबर में सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते इस साल जनवरी में राष्ट्रपति आबेद राबो मंसूर हादी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
यमन में सत्ता संघर्ष में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब हूती विद्रोहियों ने देश की संसद को बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। हालांकि इस कदम का यमन पर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। कई इलाकों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के इस कदम को खारिज किया है और आतंकवाद के खिलाफ यमन के साथ सहयोग जारी रखने की बात कही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी यमन की हालात पर चिंता जताई है। The unilateral declaration issued today by the Houthis does not meet the standard of a consensus-based solution to Yemen's political crisis. There is a process under which you can change the government through the constitution. That obviously was not followed today. Very fluid situation. We're monitoring it, but vacuum is of great concern to us. The Secretary General and all those who are concerned with Yemen here are following the situation very closely. यमन की राजधानी सना में कब्जे के बाद हूती विद्रोहियों ने पार्टियों को रविवार को राजनीतिक संकट के समाधान के लिए 3 दिन का वक्त दिया था, लेकिन कोई सर्वमान्य नतीजा न निकलने के बाद संसद भंग करने का ऐलान कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात केरल में चल रहे राष्ट्रीय खेलों की। त्रिपुरा की दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक की अलग अलग स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। दीपा ने पिछले राष्ट्रीय खेलों में भी 5 पदक जीते थे और इस बार भी अपनी बादशाहत को कायम रखा है। वहीं सेना के राकेश कुमार पात्रा ने जिम्नास्टिक के 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। सेना ने जिम्नास्टिक में श्रेष्ठता साबित करते हुए 7 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र ने खो खो के महिला और पुरुष दोनों वर्गों के स्वर्ण पदकों पर कब्जा किया है। पदक तालिका में सेना 38 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर है। 25 स्वर्ण और 29 रजत पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 25 स्वर्ण 13 रजत पदकों के साथ अब हरियाणा तीसरे स्थान पर है। मेजबान केरल 14 स्वर्ण पदक लेकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान जारी। मतदान केंद्रों में लंबी कतारें, कई नेताओं और उम्मीदवारों ने डाला वोट। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, शांतिपूर्ण मतदान के लिए 55,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान आज। गुलाम नबी आजाद, मीर मोहम्मद फयाज समेत 7 उम्मीदवार मैदान में। बिहार में जीतन राम मांझी पर फैसला आज। जेडीयू विधायक दल की पटना में बैठक, मुख्यमंत्री ने की नीतीश समर्थक 2 मंत्रियों को हटाने की सिफारिश। म्यूनिख सम्मेलन में भी छाया यूक्रेन संकट का मुद्दा। मॉस्को में यूरोपीय देशों और रूस के बीच बातचीत बेनतीजा।